हेलो बेटा, आज अगेन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का लेक्चर 1 में, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक चैप्टर्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा डिस्कस कर लिया था। पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन, 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन एंड ऑल। आज हम नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सारी डिटेल आज डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में टॉपिक स्टार्ट होता है, द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, ये टॉपिक, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक आता है आपका पिस्टल, just a minute, and topic is pistil। अब अगर हम ऐसे समझे, एक वर्ड आता है गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। गाइनोशियम कंटेन्स पिस्टल, गाइनोशियम कंटेन्स पिस्टल, ठीक है, और कार्पल। गाइनोशियम कंटेन्स पिस्टल और कार्पल। इसके पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो पिस्टल और कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अगर डायग्रामेटिक व्यू हम देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा बेटा वो पार्ट होता है जहां पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। पहले हम पूरा टॉपिक समझेंगे, पूरा टॉपिक समझने के बाद में 3D वीडियो से सारा रिवाइज भी कराऊंगा। ओके, तो एग्जैक्टली स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। तो बेसिकली इट इज रिसेप्टर्स of pollen grain, yes or no? अब स्टिग्मा के बाद जो ये वाला पार्ट आता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल। स्टाइल वो पार्ट होता है जहां से पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब ग्रो करती है और अंदर तक ओवरी तक जाती है। तो इट इज बेसिकली अ पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब, पाथवे फॉर pollen tube। Is it okay? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ओवरी। ये वाला पार्ट होता है ओवरी। ओवरी इज बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ओवरी का हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर अभी पढ़ना है। इज इट ओके? अब कार्पेल जो होता है ये अगेन 2 तरह के हो सकते हैं। अब कार्पेल अगर एक है तो सिंगल है तो सिंगल, ठीक है, हम सिंगल के लिए वर्ड लिख देते हैं मोनोकार्पेलरी, लिख देता हूं यहां पे मैं मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पेल एक है दैट मींस मोनोकार्पेलरी, दैट मींस सिंगल कार्पल। लेकिन अगर कार्पेल एक से ज्यादा है दैट मींस मल्टी कार्पेलरी। कार्पेल की स्पेलिंग ध्यान रखना, ईएल आता है, एएल लगा दोगे तो हड्डियां बन जाएंगी कलाई की, चिटिया कलाइया में। तो मल्टी कार्पेलरी इज मतलब कार्पेल, ईएल मींस कार्पेल वाला पार्ट, एएल मींस हड्डी वाला पार्ट। मल्टी कार्पेलरी मींस वो फ्लावर जिसमें एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल है। अब इसके भी 2 केस हो सकते हैं भैया, ऐसा भी तो हो सकता है वो सब कार्पेल फ्यूज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है वो सब कार्पेल फ्री हो। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस मींस फ्री, सिनकार्पस मींस फ्यूज्ड।
तो कार्पल का अरेंजमेंट, अगर सारे कार्पल फ्री हैं तो एपोकार्पस, सारे कार्पल फ्यूज हैं तो सिनकार्पस। ओके, तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं पहले। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल, the gynoecium represent the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, multicarpellary. When there are more than one pistils may be fused together, that is called syncarpus, or may be free apocarpus. ये बात मैंने आपको बता दी। ओके, ये सारी हम पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये सब बेकार की बातें हैं, आप दिनेश पढ़ो, प्रदीप पढ़ो, ट्रूमैन पढ़ो, ये सब कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी की डेप्थ जितनी अच्छे से समझो वो बेटर है। ओके, each pistil has 3 parts, the stigma, style and ovary. Stigma serves as a landing platform for pollen grains. Style is the elongated slender part beneath the stigma, or basal bulge part of the pistil is the ovary. अब inside the ovary is the ovarian cavity। ये टॉपिक अभी मुझे समझाना है, इसके लिए हम वेट करते हैं, पहले इस टॉपिक को देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ। ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये हिबिस्कस का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है बी वाला, दिस इज सिनकार्पस। अब सिनकार्पस जो होता है हमेशा मल्टीकार्पेलरी होगा, दिस इज पेपेवर। तो क्वेश्चन आता है सिनकार्पस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस, आंसर इज पेपेवर। ठीक है, डायग्राम बना के भी पूछ सकते हैं, ये डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे पहचानो कौन, आंसर इज पेपेवर। मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, इज इट ओके। नेक्स्ट, अब ये वाला जो पार्ट है सी, ये है एपोकार्पस। एपोकार्पस बोले तो कार्पल बहुत सारे हैं लेकिन फ्री हैं, फ्यूज नहीं है, फ्री हैं। एग्जाम्पल इज माइशेलिया। ये भी अगेन क्वेश्चन आता है, ये जो फ्लावर है ये किसका है, 4 ऑप्शन दे देंगे, पहचानो कौन। ठीक है, पहचान गए तो 4, नहीं पहचाने तो -1। ओके, नेक्स्ट आता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम समझेंगे, फिर जो लास्ट में एनसीईआरटी की कुछ लाइंस रह रही हैं वो पढ़ेंगे और ये सारा डायग्राम भी पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, पहले आप ऐसे समझो, ओवरी इज कनेक्टेड टू ओव्यूल, बट ओवरी और ओव्यूल के कनेक्शन को बोलते क्या है, प्लेसेंटा। या मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, ओवरी के अंदर बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं, ओवेरियन कैविटीज, ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन लोक्यूल। ओके, ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन लोक्यूल। अब इस कैविटी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, लोक्यूल्स है। लोक्यूल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर। इन लोक्यूल्स में होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है ओव्यूल। मींस ओव्यूल इज बेसिकली कनेक्टेड टू ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओव्यूल इज बेसिकली कनेक्टेड टू ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। मैं और अच्छे से समझाता हूं। आपने मटर का स्ट्रक्चर देखा होगा, मटर का पेड़, यहाँ पे ऐसे करके दाने होते हैं मटर के। ठीक है, ये जो हैं ये ओव्यूल ही है, ओव्यूल से ही तो आगे चल के सीड बन जाता है, तो ये वही स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज प्लेसेंटा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज fruit, that is ovary. So ovary is connected to ovule with the help of placenta. So ovary is connected to ovule with the help of placenta. Is it okay? लेकिन और भी चीजें, प्लेसेंटा और ओव्यूल का जो कनेक्शन होता है, that connection is called as funicle or funiculus. That connection is called as funicle or funiculus. फिर इसके बाद यूनिकल और ओव्यूल का जो कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। यूनिकल और ओव्यूल का जो कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, अब हमें ये स्ट्रक्चर थोड़ा
क्लियर समझना है, बेसिकली हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जस्ट अ मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझाने का था, मैं इसे रब कर देता हूँ। यहाँ पे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाँ, तो एक सेंटर में स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक सेंटर। एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट थे, वैसे एम्ब्रियो सैक इज दी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है न्यूसेलस। क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर होता है इनर इंटीग्यूमेंट। क्या होता है बेटा? इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट के बाहर होता है आउटर इंटीग्यूमेंट। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका न्यूसेलस। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, जो मैंने लिखा था सब हट गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं। मैंने लिखा था ओवरी। ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन लोक्यूल। ओवेरियन लोक्यूल के अंदर फिर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू ओव्यूल। बेसिकली ओव्यूल इज कनेक्ट ओके, सॉरी फॉर दिस ब्लंडर। ओवरी, ओवरी के अंदर था ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज ओवेरियन लोक्यूल। ओवेरियन लोक्यूल के अंदर था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, then ovule. Ovule is connected to placenta with the help of funicle or funiculus. Funicle is connected to ovule with the help of hilum. ये मैंने आपको अभी समझाया। अब स्ट्रक्चर में मैं बना रहा हूं पहले एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के बाहर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट के बाहर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो दिस वन इज आउटर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट आगे चल के बनाते हैं सीड कोट। इंटीग्यूमेंट्स आगे चल के क्या बनाते हैं? सीड कोट। दिस पार्ट इज inner integument. This part is nucellus. This part is embryo sac. यहाँ पे लेट से यहाँ पे है प्लेसेंटा। मैंने बताया ना ओव्यूल इज कनेक्टेड टू ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पूरी ओवरी है, ये प्लेसेंटा है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम। देखो, ovule is connected to placenta with the help of funicle. Funicle and ovule का connection is called as hilum. This type of ovule is called as anatropous ovule. This type of ovule is called as anatropous ovule. Anatropous, अब ovule अलग अलग तरह के होते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सीयूईटी में भी नहीं आएंगे, नीट में भी नहीं आएंगे, आते नहीं है, फिर भी बेसिक नॉलेज। देखो, एक और चीज,
ये वाला जो एंड है दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। मतलब जहां एक ओपनिंग होती है दैट एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, उससे अपोजिट वाला एंड इज चलाजल एंड, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, अब एनाट्रोपस ओव्यूल में पॉइंट इज माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ लाई कर रहे हैं दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन अगर फ्यूनिकल इधर है लेकिन माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ है, ओपोजिट हो जाए, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज अट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? तो ये ओव्यूल्स के अलग अलग केस होते हैं। ओके, चलो पहले हम बैक वाला जो हमारा रह गया वो क्लियर कर दें जल्दी से। तो हम इस पॉइंट पे थे, inside the ovary is the ovarian cavity, the placenta is located inside the ovarian cavity, type of placentation हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं। arising from the placenta are the megasporangia, megasporangia भी बताऊंगा क्या होता है, commonly called ovule, अभी के लिए ये याद रखो megasporangia को ही ovule बोलते हैं। बाकी हाँ वो डेवलपमेंट के लिए हम मेगास्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हैं, ओव्यूल इज डायरेक्ट नॉर्मल। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 टू मैनी। अब एक बात आपको याद रखनी है यहां पे, यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं ध्यान से। एक ओवरी के अंदर एक, 1 और मोर ओव्यूल होते हैं। एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर हमेशा एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है, अगर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक आ गए तो दैट केस विल बी पॉलीएम्ब्रियोनी, जो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, बट एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। इज इट ओके? तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन था इस डायग्राम में। ठीक है, मे बी 1 एग्जांपल वीट, पैडी, मैंगो और मैनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। फिर ये वाला जो डायग्राम है ये हमने अभी अभी कवर कर लिया है। इज इट ओके? दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज, ये लिखा एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, तो हमारा यहां तक कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हमें नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, हमें इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अब आगे के लिए लेनी है। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक जो मैं पढ़ा चुका हूं वही। Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. अभी मैंने बताया ovule और placenta के बीच का connection is called as funicle. The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Funicle और ovule का connection is called as hilum. Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. Integument जो है, nucellus जो है वो एम्ब्रियो सैक को हर तरफ से कवर करके रखता है, लेकिन उसकी टिप से नहीं कवर कर पाता। ये देखिए टिप से नहीं कवर कर पाता, एंड दैट टिप पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। ओके, opposite the micropylar end is the chalazal end representing the basal part of the ovule. Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus. अब यहां से मुझे आपको पढ़ाना है। आप पहले मैं जो समझा रहा हूं वो समझेंगे, फिर हम ऑनलाइन पे दोबारा आएंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई। आप ऐसे मानो कि ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा एम्ब्रियो सैक, ये हमने पढ़ा इसके बाद न्यूसेलस। ठीक है, आप ऐसे मानो हमें अब पढ़ना है एम्ब्रियो सैक बना कैसे है, हमें अब पढ़ना है एम्ब्रियो सैक बना कैसे है। तो आप ये इमेजिन करो कि एम्ब्रियो सैक है ही नहीं। आप इस डायग्राम में बेटा
इस डायग्राम में ये इमेजिन करो कि एम्ब्रियो सैक है ही नहीं, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम अभी पढ़ने वाले हैं टॉपिक एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, तो अभी तो बना ही नहीं ना, बनेगा कैसे, उसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, पहले ये वाली लाइंस, इसमें कुछ है नहीं तो ये भी रीड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Enclosed within the integuments is a mass of cell called nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. मतलब न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं ये अच्छा खासा फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है, लेकिन ये मैं पढ़ा चुका हूं कि भाई एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ओके तो अब जो टॉपिक आता है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो पहले आप ये समझो कि आपने इमेजिन किया कि एम्ब्रियो सैक है ही नहीं। अगर एम्ब्रियो सैक नहीं है तो फिर अंदर सबसे इनरमोस्ट लेयर इज न्यूसेलस। न्यूसेलस का कोई भी एक सेल, पॉलन ग्रेन्स बनाते हो, क्या बोल रहा था मैं, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव और एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि फीमेल पार्ट चल रहा है न्यूसेलस का कोई भी एक सेल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां पे मैं लिखता हूं, पहले बेटा मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहले एनी वन सेल ऑफ न्यूसेलस act or behave as मेगास्पोर मदर सेल। कैपिटल में लिख रहा हूं, इसका मतलब है मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब ये जो एक सेल होता है वो कौन से एंड का होता है, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड का। किस एंड का, एनी वन सेल ऑफ न्यूसेलस एक्ट और बिहेव एज एमएमसी, और जनरली कौन से एंड का होता है, माइक्रोपाइलर एंड का। ओके, अब माइक्रोपाइलर एंड का कोई भी एक सेल जो है वो बिहेव करता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। ओके, जैसे ही इसमें मियोसिस होगी तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड और लीनियर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड और लीनियर टेट्राड, एक लीनियर पैटर्न में 4 मेगास्पोर अरेंज है, दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने तक का सफर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, मियोसिस इज इन्वॉल्व और इसमें से एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बन गए, एक लीनियर फैशन में बने, इसलिए हमने नाम रखा लीनियर टेट्राड। बट पॉइंट इज इसमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे। इनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 मेगास्पोर। यस और नो, and this process overall process is called as megasporogenesis। क्लियर हो रहा है, तो any one cell of nucellus act or behave as megaspore mother cell। अभी हमने बोला कि इमेजिन करना है कि वहां पे एम्ब्रियो सैक नहीं है, तो न्यूसेलस का कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, उसमें मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 1 मेगास्पोर बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर एम्ब्रियो सैक तो बना ही नहीं, अब एम्ब्रियो सैक बनाएंगे ना। नेक्स्ट प्रोसेस है
मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये वाला था मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? एक मेगास्पोर से अल्टीमेटली फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन। ओके, तो वो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ओके, तो ये जो मेगास्पोर है बेटा, इस मेगास्पोर में होता है माइटोसिस। इस मेगास्पोर में क्या होता है? माइटोसिस। बट पॉइंट है, यहां पे जो माइटोसिस होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, बट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहां हम लिख देते हैं इस माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस मींस, कैरियोकाइनेसिस बोले तो न्यूक्लियर डिवीजन, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस था, अब इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। फिर अगेन माइटोसिस होगा, अगेन कैरियोकाइनेसिस, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और यहां पे फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस बार न्यूक्लियस कितने हो गए? 4। एक बार और माइटोसिस, अगेन एक और बार कैरियोकाइनेसिस तो होगा, बट साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगी। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जब कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इस दौरान अब टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। हाँ या ना भाई? 2 से 4, 4 से 8। नाउ साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, प्लस सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, तो अब यहाँ पे एक आपका एम्ब्रियोसैक रेडी होना शुरू होगा। इस एम्ब्रियोसैक में एक तरफ बनते हैं 3 एंटीपोडल सेल, मींस कोई 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले गए हैं, और इन तीनों सेल का नाम क्या रखा हमने? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। नीचे एक बड़ा सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज एग सेल। इसके साइड में 2 छोटे सेल्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स। और इन दोनों को मिला के मीन्स 1 एग सेल एंड 2 साइनर्जिड्स फॉर्म एग एपरेटस। इन्हें मिला के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। ओके, इंपॉर्टेंट। साइनर्जिड्स के पास एक सेलुलर थिकनिंग होती है, एंड दैट सेलुलर थिकनिंग इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। That cellular thickening is called as filiform apparatus.
फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, secrete chemicals to guide the entry of pollen tube. ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं कि भैया माइक्रोपाइलरेंट इधर है, एग सेल इधर है, यहां आओ, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। इज इट ओके? फिर यहाँ पे जो सेंटर में, अब सेंटर में कितने न्यूक्लियस रह गए? 2, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस मिलके बनाते हैं सेंट्रल सेल। क्या बनाते हैं? सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के इन 2 न्यूक्लियस को बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। अब ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां लिख दूं 7 सेल्ड कॉमा। न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, यहां पे 2 न्यूक्लियस, 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट। बताइए टोटल कितने सेल्स? 7 सेल। टोटल न्यूक्लियस कितने? 8। तो टोटल स्ट्रक्चर एक एम्ब्रियो सेक जो है फीमेल गैमेटोफाइट वो होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इज इट ओके? एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले वाला था क्या था? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, माइक्रो वर्ड पोलन ग्रेन्स के लिए, मैक्रो या मेगावाट फीमेल्स के लिए। फीमेल बड़ी होती है ना मेल से, ठीक है, साइज में मत सोचना, ओवरऑल जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो फीमेल्स के लिए बड़े वर्ड्स पढ़ते हैं, मेगा मैक्रो ये फीमेल्स के लिए आती है, डोमिनेटिंग होती है ना मेल से, ठीक है, मजाक करो। तो दिस टॉपिक इज क्लियर, दिस इज मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड दिस स्लाइड इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, अब हम इन स्लाइड्स को एनसीईआरटी की लाइंस रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस क्या बोलती है? Megasporogenesis, the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. तो भाई ओव्यूल्स से जो है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनता किससे? ओव्यूल के किस पार्ट से? न्यूसेलस के पार्ट से। ये आपको मैंने लिखवा दिया, इसे आप याद रखोगे। Okay, it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic division. What is the importance of the MMC undergo meiosis? Meiosis होगा जब तो क्रोमोसोम नंबर reduces to half, क्योंकि भाई गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है तो meiosis होनी जरूरी है। meiosis result in the production of 4 megaspore, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, in a majority of flowering plant one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है in all the flowering plant, नहीं, majority of flowering plant, all में नहीं होता ऐसा। ओके, only the functional megaspore develops into the female gametophyte embryo sac। this method of embryo sac formation from a single megaspore मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो सेक बन रहा है वो सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में पढ़ा ना बेटा, जो एम्ब्रियो सेक बन रहा है वो एक सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक। मोनो मतलब 1, एक से। ओके, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस? न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या आती है? अभी हमने पढ़ा, डिप्लॉइड। एमएमसी की प्लॉइडी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल की डिप्लॉइड। फंक्शनल मेगास्पोर की क्या है? हैप्लॉइड, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके मेगास्पोर बना। और फीमेल गैमेटोफाइट की क्या है? अगेन हैप्लॉइड। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनसीईआरटी। तो माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस की तरफ का कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल जिसपे डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है।
इट एक्ट और बिहेव एज मैच्योर, ये डिफरेंशिएट एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, पहले 2 सेल बनेंगे फिर 4 बनेंगे। मेगास्पोर जब 2 हो तो मेगास्पोर डायड, जब 4 हो तो मेगास्पोर टेट्राड। फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा बट नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस होगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। और फिर फाइनली 3 एंटीपोडल सेल टुवर्ड्स द चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड के पास साइनर्जिड्स बनेंगे हैविंग फिलीफॉर्म एपरेटस, एग सेल बनेगा। सेंटर वाला सेल है सेंट्रल सेल हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद देन अब डिटेल में हम एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। New cellulus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles. भाई डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पे चले गए, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। 2 more sequential mitotic nuclear division से 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी। भाई पहली माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस, दूसरी से 4, तीसरी से 8। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. फ्री न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा। That is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation, मतलब कोई साइटोकाइनेसिस या सेल वॉल फॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं हो रही। After 8 nucleate stages, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte. फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस होगी और जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और फाइनली 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. 8 में से 6 न्यूक्लियाई एक सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेल, एक सेल बनाएंगे, लेकिन बीच वाले 2 न्यूक्लियाई मिलके एक सेल बनाएंगे। 6 न्यूक्लियस तो सब अपना अपना एक सेल बनाएंगे और बीच वाले 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई मिलके एक सेल बनाएंगे, दैट इज सेंट्रल सेल। The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. There is a characteristic distribution of these cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. Egg apparatus में मैंने बताया 2 synergids होते हैं, एक egg cell होता है, ठीक है। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. क्योंकि filiform apparatus ही chemical release करते हैं to guide the entry of pollen tube. 3 cells are at chalazal end and are called antipodals. Last central cell has 2 polar nuclei. Total क्या बन गया? 8 nucleate is 7 celled. 7 celled 8 nucleate stage बन गई। This completes your female reproductive system of angiosperm. लेकिन अब मैंने आपसे जैसा कि बताया था कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको 3D वीडियो में सब कुछ एक बार क्लियर कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अब ओवरी के अंदर जैसे जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे वही स्ट्रक्चर ये देखिए, ओवरी के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत सुंदर स्ट्रक्चर, दिस इज ओव्यूल, मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मल्टीलोक्यूलर एक से ज्यादा लोक्यूल्स, लोक्यूल्स में ओव्यूल हैं और ओव्यूल जो है वो अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ओव्यूल का कनेक्शन फ्यूनिकल होता है, ये देखिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देखिए फ्यूनिकुलस, ये ओव्यूल और यहाँ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और ओव्यूल का कनेक्शन इज कॉल्ड एज फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एंड जो ओपन है दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस वन इज चलाजल एंड, ये न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अब न्यूसेलस का कोई एक सेल बिहेव एज मेगास्पोर, बिहेव नहीं डिफरेंशिएट एज मेगास्पोर मदर सेल। तो ये बना आपका मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, इसमें क्या हो रही थी मियोसिस, मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे 4 मेगास्पोर इन अ लीनियर फैशन, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। ये देखिए पॉज कर देते हैं, एक लीनियर फैशन में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड।
अब ये जो मेगास्पोर्स है 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक रह जाएगा जो अकेला सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट इज मेगास्पोर। अब मेगास्पोर में कंटिन्यूस कितनी डिवीजन होगी, 3 माइटोटिक डिवीजन, बट कैरियोकाइनेसिस विल नॉट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इनका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, मीन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में देखो ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और सेल वॉल बनना शुरू हो गए। ऊपर के 3 यहाँ पे ये चलाजल एंड बताया था, तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल, नीचे के 3 मिलके एग एपरेटस, एग एपरेटस में 2 साइनर्जेट्स, एक बड़ा सा एग सेल, और सेंटर के 2 न्यूक्लियस मिला के ये पूरा एक सेंट्रल सेल हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई। यस और नो? ये 3D एनिमेशन में और ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आउटर की 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटीग्यूमेंट्स बन जाती हैं। इंटीग्यूमेंट्स बेसिकली आगे चल के सीड कोड बनाता है, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल 3D व्यू। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी पॉलिनेशन, और नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक्स के डाउट्स भी लूंगा, प्लस क्वेश्चंस भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगेन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।